तो मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। हम लोग प्रैक्टिस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। डीएसएमएस के 3 प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ऑन डिमांड वाला था। उससे बस मेरा इतना ही उद्देश्य था कि आप लोगों को क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाए, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको समझ चुके हैं और काफ़ी अच्छी क्लासेस भी मैंने डीएसएमएस की ले रखी हैं, तो बहुत कम अब दिक्कत होने वाली है डीएसएमएस की क्लास में। इरिगेशन का क्लास हुआ, कितना हुआ, नहीं हुआ, वो आगे बढ़ेगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपने देखा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एग्ज़ाम बहुत सामने है, तो उसको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी ये जो पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ इरिगेशन का, उसको आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इरिगेशन, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, ये सबको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें इस पेपर से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये आपने अगर पूरा वीडियो देखा तो इरिगेशन में बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, कई छोटी छोटी चीज़ें अगर खाली सुन लेंगे, एग्ज़ाम में आपके सामने आ गया, आप उसको लिख डालेंगे। ठीक है, और एक ज़रूरी जानकारी आपको दे दूं कि वीडियो को देख करके शेयर करने से दोस्तों तक चेहरे पर ग्लो बना रहता है और शादी अच्छी जगह पर हो जाती है। इसलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दबा दें लाल वाला बटन। और फिर चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपका किस वर्ष का पेपर है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन पहला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है कि भारत की किन्हीं 4 बृहद सिंचाई परियोजनाओं के नाम बताएं, उनमें से किसी एक पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखें। ठीक है, इरिगेशन की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन मैंने बोला था, जब आपको इरिगेशन का पहला लेक्चर मैंने दिया था तो मैंने बोला था देखिए, हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आपका आना तय है। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अगर आपके पास इरिगेशन की हिस्ट्री पर कुछ लिखने के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप करिए। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे पहले नंबर पर। ठीक है, इसमें से केवल कितने आंसर आपको देने हैं, 2 भागों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए 4 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। अच्छा, ये परियोजनाएं आप अपने बुक से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसका जो है इरिगेशन का, थोड़ा मैंने ब्रीफ लेक्चर दिया था कि भारत में सिंचाई का इतिहास बहुत पुराना है। अच्छा, कई लोग इसको कॉमन वर्ड मान लेते हैं, अरे भाई ये छोटी बात नहीं है। अन्य देश इतने विकसित नहीं थे सिंचाई के मामले में, और भारत में वेदों में भी सिंचाई का वर्णन किया गया है। इसका मतलब सिंचाई को लेकर जागरूकता हमारी बहुत पुरानी है। ठीक है, हम ज़्यादातर वेजेस पर डिपेंड थे, नॉनवेज या जानवरों के प्रति खाने पीने का हमारा कल्चर कम था, इसलिए हम ज़्यादातर डिपेंड रहते थे सिंचाई पे। और भारत में ये चीज़ बहुत पुरानी है। समझ में आ रही हो बातें? तो इसमें 4 योजनाएं आपकी दी हुई हैं, और उन योजनाओं में किसी एक का वर्णन करना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली योजना जो आपकी बताई जा रही है, शारदा परियोजना। सब अच्छा, परियोजना का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट होता है परियोजना का मतलब। और कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जब इरिगेशन शुरू किया था। कम से कम जितने लेक्चर हुए हैं उनको आप तो कंप्लीट कर ही लीजिए, बाकी लेक्चर्स जो बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो परियोजना का मतलब होता है कोई भी नदी पर सिंचाई से रिलेटेड जब भी कोई व्यवस्था की जाती है तो उसको मल्टीपर्पज करने की व्यवस्था रहती है। जैसे कि अगर एक नदी से हम कैनाल कैसे निकालेंगे ताकि सिंचाई हो पाए, उसको इसी में मैं क्लियर करूँगा, इसी वीडियो में आगे। फिलहाल केवल नाम जान लीजिए और अभी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि असल में परियोजनाओं का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। शारदा परियोजना के बारे में थोड़ा सा समझा दिया, 4 नाम लिख दिया। शारदा, जितने भी आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने जितना भी सुना होगा, किसी का भी 4 का नाम लिख दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे ये जीएस का भी क्वेश्चन हो गया एक तरह से। शारदा परियोजना, भाखड़ा नांगल का नाम आप सुने ही है कि ये भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, कई बार जीएस में इसका नाम आता है। आगे है टिहरी बांध या फिर रामगंगा परियोजना, ये 4 नाम इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद हिंद वाली भी परियोजना है, कई सारी परियोजना, जिसका 4 का नाम देना चाहे दे दीजिए। ठीक है, एक के बारे में इसने समझा दिया, जिस एक के बारे में आपको पता है वो समझा दीजिए, और इसको आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, इसी को याद कर लिए। शारदा वाली को बोला है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास गंगा की सहायक नदी पर 22.5 किलोमीटर लंबा और 16.2 किलोमीटर ऊंचा मृदा बांध बनाया गया है। ठीक है, और इससे 14,270 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अच्छा, बांध बनाया गया है तो सिंचाई होती है।
बांध से सिंचाई कैसे होती है अभी आपको पता चलेगा। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत बहराइच जिले में घाघरा नदी के ऊपर और शारदा नदी पर बैराज बनाकर दोनों बैराजों को 28 किलोमीटर लंबी पोषक नहर द्वारा जोड़ा गया है। इस परियोजना से इतने इतने यानी 17.28 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अब ये सब आंकड़े हैं, डेटा है, बहुत बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन तो है ही। ऑप्शन में अगला क्या है जरा ध्यान से देखिएगा कि भूजल रिचार्ज। अब यहाँ से टेक्निकल बात शुरू होती है, थोड़ा समझिएगा। वो हिस्टोरिकल बात थी, याद करना था, इसमें आप समझेंगे तो समझने वाली भी चीज़ें हैं। भूजल रिचार्ज तथा इसकी महत्ता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। विस्तृत टिप्पणी का मतलब हुआ डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है। पहले ये बताइए भूजल रिचार्ज मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का क्या मतलब होता है। जानते हैं रिचार्ज का मतलब तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। रिचार्ज मतलब होता है कोई चीज़ है उसको वापस से उसमें उसको फीड करना, ठीक है, रीफिल करना या रिचार्ज करना, ठीक है। तो जब भी देखिए आप कहीं पर भी पानी जब निकालते हैं ना, ग्राउंड वाटर जो होता है उसको जब कहीं से निकालते हैं और उसका वेस्ट होता है रन ऑफ के रूप में, वो बहने लगता है, इससे क्या नुकसान हो रहा है हम लोगों का। हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर टेबल गिरता जा रहा है। हर शहर का ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा चुका है। मतलब आज के डेट में अगर आप बेंगलोर वगैरह में चले जाएंगे ना, 2-2 हज़ार फीट पर पानी नहीं मिल रहा है, 2-2 हज़ार फीट पर भी पानी अवेलेबल नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो जैसे आपने सुना होगा कैनाल का लाइनिंग जब करते हैं यानी नहर को पक्की नहर कर देते हैं, तो पक्की नहर अच्छी तो बहुत है, उसका अच्छा होने का रीज़न क्या है कि उसमें पानी वेस्ट नहीं होता है, जितना पानी निकलता है उतना दूसरे सिरे तक पहुंचने का हम कम से कम लॉस में उसको पहुंचाते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है? ये जो नालियाँ कच्ची होती थी सड़क के किनारे, नालियों को पक्का कर दिया गया, नहरों को पक्का कर दिया गया। तो पक्का करने से रीसन कम हो जाती है, और जब रीसन कम हो जाएगी दोस्त ना, तो अंदर पानी जा ही नहीं पाएगा रिस्क करके, तो फिर ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा, डाउन होने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज कैसे करते हैं? किसी भी जगह पर ना गहरा गड्ढा खोदा जाता है। अब ये गहरा गड्ढा का मतलब आप समझिए कि कुएं टाइप का एक होल पूरा बना लिया जाता है, और उसके चारों तरफ बेसिन बना के कहीं से रन ऑफ को यानी बरसात के पानी को, कहीं से मान लीजिए कोई बरसात का पानी का नाली बना हुआ उसको ले जाके उसमें छोड़ दें, या कहीं से भी वेस्ट वाटर आ रहा है जो कि डिसइंफेक्ट है, उसको ले जाके उसमें छोड़ दें। मतलब जो पानी बह करके जा रहा था आगे, उसको कुंड के थ्रू यानी एक बेसिन बना करके उसको सीधे ज़मीन में ले जाके मिला दिया जाता है, ठीक है। अक्सर ये चीज़ आपको अगर देखना हो तो आप जहाँ से अपना वाटर बॉटल लेते हैं कभी, ये जो आप मतलब पानी अगर आप ख़रीदते होंगे अपने शहरों में, अगर आप रहते हैं पानी ख़रीदते होंगे, तो जो आपके दरवाजे तक पानी पहुंचाता है 20 लीटर वाली जो बड़ी सी बॉटल होती है, उससे आपको पानी पहुंचाता है। कभी उसके फैक्ट्री पर चले जाइए जहाँ से सप्लाई होती है, तो देखेंगे वो लोग पानी जब निकाल करके रिफाइन करके आप तक तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन जो वेस्ट वाटर बचता है उसको वो वहीं पर रिचार्ज के लिए, अगर वो रिचार्ज नहीं बनाएंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई का। तो जो पानी वेस्ट के रूप में निकल रहा है उसको नालियों में ना बहा के सीधे वापस ज़मीन में भेज देने की क्रिया भूजल रिचार्ज या ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहलाती है, ठीक है। अब इसके बोला इसकी महत्ता पर टिप्पणी, इसका क्या महत्ता है? महत्ता तो हमने सब समझा ही दिया। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा किस किस रूप में होता है। अरे भाई, एक तो आप पानी का लेवल मेंटेन करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, कभी कभी सड़कों पर भारी मात्रा में पानी आ जाए और उसको आप नाली के थ्रू बहा ही ना पाएँ और बाढ़ का रूप ले ले, तो उस समय बाढ़ के पानी को हम, अच्छा बाढ़ कब आता है? जब पानी आने की दर तेज हो जाती है और उस दर से पानी निकल नहीं पाता है, तो फिर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ अपने आप कैसे ख़त्म हो जाती है? धीरे धीरे पानी निकलने लगता है या नदी नाले चोक कर जाते हैं। तो उस केस में जो हम चाहें तो उसको जो अपना बनाया है ना रिचार्ज करने का सिस्टम, उसमें पानी को वापस डाल के बाढ़ से भी सुरक्षा पा सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं पढ़ देता हूँ इसको। देखिए लिखा है भूजल रिचार्ज में, अवक्षय होने वाले, अवक्षय मतलब बर्बाद होने वाले भौम जल के भंडार को कृत्रिम विधियों द्वारा इसे मूल स्तर पर बनाए रखना भूजल रिचार्ज या भौम जल पुनः भरण कहलाता है। भौम जल रिचार्ज के लिए यह आवश्यक है कि भौम जल की भरण दर इसकी निकास के बराबर बनी रहे अथवा इससे कुछ अधिक हो। लाइक अगर ग्राउंड वाटर पर 40 फीट पर पानी है, ठीक है, आप उससे निकालने लगे तो पानी फिर और बढ़ मतलब नीचे जाएगा, उसका लेवल 42 फीट हो जाएगा, 45 फीट हो जाएगा। तो जिस रेट से आप पानी ले रहे हैं उससे ना,
उसी रेट से उसमें पानी भरते रहिए तो उसका लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो मेंटेन रहे। इसके लिए ज़रूरी कि जिस रेट से आप उससे समरसेबल से पानी ले रहे हैं उसी रेट से उसमें पानी भर भी दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें लेवल मेंटेन रहे, उसका लेवल डाउन ना हो। देखिए लिखा है नीचे, भूजल रिचार्ज की आवश्यकता या इसकी महत्व, इसको इम्पोर्टेंस, सारे का जवाब। पहला लिखा है कि धरती पर प्रवाह जल की कमी होने पर अवभूमि में जल उपलब्ध होता है। मतलब अगर ज़मीन पर पानी, जैसे नदियाँ सूख गई, तालाब सूख गए, तो अगर हम ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज किए रहेंगे तो उसके पानी तो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंस है। भौम जल एक स्थायी जल बैंक है, मतलब उस एक स्थायी रूप से पानी स्टोर किया हुआ है। जब भूमि पर कहीं से जल न मिले तो भूमि खोदकर जल निकाल सकते हैं हम लोग। इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। लंबे समय तक वर्षा न होने पर अथवा नदियों तालाबों को, सब देखिए एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के लिखा है ना, आप ध्यान से पढ़िए ज़रा। ऊपर के तीनों पॉइंट एक ही हैं, बस उसको 3 पॉइंट बना के ज़बरदस्ती लिखा गया है। ठीक है, आप चाहें तो इनको खींच सकते हैं बातों को। वैसे डिप्लोमा के एग्ज़ाम में आजकल खींचना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया थ्योरेटिकल में। इसमें डायग्राम बनाना नहीं है तो फिर खींचना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, तीनों ऊपर के पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर कह रहा है कि भौम जल उपलब्ध होने पर कुओं के सूखने का भय नहीं रहता। ये थोड़ा अलग है। कुएं अक्सर खोदे जाते हैं ना तो पहली दूसरी लेयर तक खोदे जाते हैं। अगर ग्राउंड वाटर टेबल गिरता है तो कुएं भी सूखते हैं। तो अगर बाहर पानी अवेलेबल है नहीं है लेकिन कुएं सूखना भी एक खराब संकेत होता है, इसलिए ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते रहना चाहिए। आगे कह रहा है कि अत्यधिक गहरे नलकूप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, अगर आप रिचार्ज करते रहेंगे तो ज़्यादा गहरा तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा नलकूप इसके लिए, क्योंकि कम ही लेवल पर पानी उसका रिचार्ज उसको मिलता रहेगा और वो बना रहेगा। कह रहा है कि भौम जल सदा शुद्ध व साफ होता है क्योंकि भूमि की परतों से रिश्ते समय यह स्वतः फिल्टर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ये ग्राउंड वाटर होता है वो साफ़ सुथरा होता है, इसलिए रिचार्ज करने पर जो गंदा पानी भी उसमें जाता है ना, वो फिल्टर होते होते सैंड और मिट्टी की परतों से नीचे जाता है रिस के, जिसकी वजह से वो क्या होता है, साफ़ होने लगता है। लास्ट पॉइंट है, सड़कों पार्कों व छतों से फालतू पानी अवभूमि यानी सब सॉइल में भेजकर नगर को बाढ़ग्रस्तता से बचाया जा सकता है। ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो बात बोली कि अगर कहीं पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और आस पास आपको रिचार्ज करने का व्यवस्था बना हुआ है तो आप उसका यूज करके बाढ़ से भी बच सकते हैं। आगे देखिए लिखा है, भारत में सिंचाई विकास के इतिहास की विवेचना कीजिए। भारत में जो सिंचाई का विकास है उसका इतिहास मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत, मिस्र और चीन में पुराने समय से ही लोगों को फसलों की सिंचाई का ज्ञान था। भारतवासी प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं, परंतु उस समय जनसंख्या कम होने तथा आधुनिक सिंचाई विज्ञान और साधन उपलब्ध न होने के कारण वह लोग अधिकतर वर्षा और बाढ़ के पानी पर ही निर्भर थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों तथा इतिहास की पुस्तकों में भी इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद, मैंने बोला था कि वेदों में भी इसका वर्णन है सिंचाई का। ऋग्वेद में कूप, अरग, राट, कुल, पुष्पकरणी, इन चीज़ों का उल्लेख है। पुष्पकरणी मतलब होता है कृत्रिम जलाशय। राजा भागीरथ ने गंगा की धारा को उत्तर की तरफ भेजा। ये सब सारी चीज़ें आप इसको अपने से खुद से पढ़ जाइएगा। ये पीडीएफ जो है ना, जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको किसी ने ग्रुप में भेजा था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में देखिए सिंचाई का इतिहास थोड़ा बताया गया है कि किसने क्या करवाया था। मैंने बोला था ये सब थियोरेटिकल पार्ट है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जो उसमें लिखा गया है ध्यान दीजिएगा कि देश के विभाजन से पहले भारत उपमहाद्वीप में विश्व भर में सबसे अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती थी। लाइक इंडिया में जो सिंचाई की व्यवस्था थी पूरे विश्व में सबसे अच्छी थी जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो सबसे बेहतरीन सिंचाई वाला जो 30% क्षेत्र था वो चला गया हमारे पास से। कहाँ? भाई हमारा जो बगल में है, पाकिस्तान। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने गांवों के पिछड़ेपन और खाद्यान्न की विकट समस्या को हल करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई और उन पर द्रुत गति मतलब तेजी से, ठीक है ना, काम आरंभ किया। एक चीज़ जान लीजिए, जितनी भी परियोजनाएं बनाई जाती हैं उनका काम केवल, ये इसमें देखा ना, बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब होता है एक परियोजना बनाइए, एक प्रोजेक्ट बनाइए और उससे कई काम सॉल्व हो। लाइक अभी आप देखेंगे कि नदियों से पानी जब निकाला जाता है तो ऊंचाई से गिराया जाता है। उस ऊंचाई से गिरने वाले पानी में प्रेशर एनर्जी होती है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी में ले करके हम लोग प्रेशर एनर्जी लेते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन से और उससे बिजली बनने लगती है। या फिर उस पानी को बॉयलर में उबाल करके उसके भाप से हम यही काम कर लेते हैं।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट मल्टीपर्पज़। इसमें नौका विहार चला रहे हैं, डैम वगैरह बनाया, पानी इकट्ठा भी है और उसमें पर्यटन का भी विकास हो रहा है। मतलब मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ हो। ठीक है, तो ये आपने तीनों क्वेश्चन इसमें देख लिया और तीनों में से दो आपको करना था। अब दूसरा वाला देखिएगा ज़रा। इसमें बात है कि निम्नलिखित में से कितने तीन भागों के उत्तर दीजिए। अब दूसरे में है, पहला कह रहा है कि गुरुत्व बांध काट, मतलब ग्रेविटी डैम का एक सेक्शन बनाना है और उसके अवयवों के नाम अंकित करते हुए बांध पर कार्य करे विभिन्न बलों को दर्शाएं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएसएमएस में भी कई लोगों ने कहा सर आप मैसोनरी वाला पार्ट नहीं पढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैसोनरी वाला पार्ट अब हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम में वो आने का कोई चांस नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको समझ लेते हैं। पहली बात ये जान लीजिए कि ग्रेविटी डैम क्या होते हैं। ग्रेविटी डैम जो यहाँ पर लिखा गया है एक पार्ट कि ग्रेविटी डैम, तो ग्रेविटी डैम का क्या मतलब होता है। ठीक है भाई, डैम कई टाइप के होते हैं, कुछ मटेरियल बेसिस, फंक्शन बेसिस, कई तरह के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, मटेरियल बेसिस का मतलब अर्देन डैम हो सकता है, कंक्रीट डैम हो सकता है, सीट डैम, सीट मतलब सीट का बनाया जा सकता है, लोहे की चादरों का, तमाम तरह के डैम्स होते हैं। लेकिन गुरुत्व बांध यानी जो ग्रेविटी डैम होते हैं वो डैम होते हैं जो अपने ऊपर आ रहे सारे फोर्सेस को केवल और केवल अपने भार के कारण न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा स्टेटमेंट तो हमने दे दिया कि अपने भार के कारण ही वो अपने ऊपर सारे बलों को हटा लेते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, सबसे सक्सेसफुल डैम का टाइप है ये ग्रेविटी डैम। मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तो बताऊंगा, बट फॉर श्योर आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, ग्रेविटी डैम्स आर मोस्ट सक्सेसफुल डैम्स नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब जब से बन रहा है तब से कह लीजिए, नाउअडेज क्या आजकल, क्या जब से बन रहे हैं डैम तब से। आप इसको समझिए, आपने रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ा होगा। रिटेनिंग का मतलब विच रिटेन समथिंग, ठीक है ना। ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, सपोज करिए कि ये आपकी क्या है, रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, आपने इसको ऐसे कर दिया और इस पर इधर से कुछ फोर्स पानी का या मिट्टी को ये रिटेन कर रहा है, जिसका फोर्स इस पे काम कर रहा है। तो एक चीज़ बताइए ज़रा, ये रिटेनिंग वॉल है और ये कंक्रीट की बनी है, तो कंक्रीट की दीवार में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो वो पतली होती है, उतनी भारी नहीं होती है, दूसरा रिटेन कर रही है। तो इसके इस फेस को, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है ध्यान से, जब ये फेस पर लोड लगेगा तो ये फेस ऐसे बकल करेगा, इसका मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, और मुड़ने के केस में इस पर, इस फेस पर क्रैकिंग आने की संभावना रहती है। ठीक है, क्रैक कर जाए या फिर ये डैम पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाए। स्लाइड करने का रीज़न ये हो सकता है, इसका स्लाइड करने का ये रीज़न हो सकता है कि देखिए, अगर मान लीजिए ये डैम इस टाइप से है, यहाँ पे ये है, तो ये खिसक सकता है ऐसे, ये खिसक सकता है यहाँ पे। किस वजह से भाई बताइए। स्लाइडिंग का मतलब इधर से जब फोर्स लगेगा, जो भी चीज़ इसके भरा रहेगा, अक्सर पानी वगैरह ही डैम में भरा रहेगा, हम रिटेनिंग वॉल लिए इसलिए मिट्टी का भी एग्जाम्पल ले लिए, लेकिन ये हो सकता है इधर साइड में खिसक जाए, हो सकता है कि इस पर एक क्रैक कर जाए। क्रैक करने का सेंस होता है ये जब तनेगा तो इस टाइप से क्या हो सकता है, क्रैक कर सकता है ये वाला फेस इसका। या फिर ये भी हो सकता है इन सब से बुरा कि ये पूरा का पूरा भाई साहब क्या हो जाए, ये ऐसे, ये इस टाइप से अगर डैम है आपका, इस टाइप से डैम है ऐसे, तो ये पूरा का पूरा ऐसे पलट जाए इधर की तरफ। अगर ये चौड़ा पर्याप्त नहीं रहेगा ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसका, सपोज करिए हमने डैम ऐसा बना दिया इस टाइप से, अब आपको क्या लग रहा है कि भाई साहब तुरंत पलटेंगे इस टाइप से, ये तुरंत पलट जाएगा। पलटने का मतलब ऐसे झुक के पलट जाएगा इधर की तरफ पूरा, जब इस पर प्रेशर इधर से काम करेगा तो इसका मतलब डैम के फेलियर के कई चांस होते हैं। अब इसी डैम को देख लीजिए जो अभी हम लोग एग्जाम इसमें बनाया गया डायग्राम, उसमें ध्यान दीजिएगा ज़रा क्या कह रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये डैम है एक, और डैम पर देखिए ये पानी का दाब जो है ना वो इधर की तरफ काम कर रहा है पूरा, पानी का दाब, इसका खुद का लोड यहाँ नीचे काम कर रहा है, इसका डैम का खुद का लोड यहाँ नीचे काम कर रहा है। अब एक चीज़ बताइए, देखेंगे कि इस पॉइंट पर जहाँ पर इसका इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर इसका पूरा वेट काम कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस बीच वाले पॉइंट पर इसका सेंटर जहाँ काम कर रहा है, वहाँ से आप ध्यान देंगे तो एक फोर्स नीचे काम किया है और एक फोर्स इधर सामने काम किया है। ठीक है, तो भाई अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना, ऐसे बढ़ गया खूब ज़्यादा, तो अगर आप जानते हैं कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, तो इस जगह से इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा,
इस टाइप से इसका रिजल्टेंट जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छोटा कर रहे हैं यहाँ से, इसको अगर इस टाइप से आप छोटा करें कि ये फोर्स ज़्यादा ना हो, इसका वेट खूब ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा देखिए, अगर इसको आप मिलाएं इनको ऐसे ऐसे और इनका रिजल्टेंट निकाल, तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है देखिए, इधर जाएगा। तो रिजल्टेंट जब भी होना चाहिए ना डैम का, जब भी रिजल्टेंट होना चाहिए आर, वो जो इसका हॉरिजेंटल प्रेशर है ना, वो ये इसके आधार के अंदर होना चाहिए। आधार का मतलब होता है ये हिस्सा, इसके अंदर अगर ये रिजल्टेंट आपका आ रहा है, ये रिजल्टेंट अगर इसके अंदर ऐसे जा रहा है, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, इनमें से कहीं भी चला जाएगा, तो डैम पलटने नहीं वाला है भाई, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये निकल करके ऐसे जाने लगे इधर की तरफ, तब ये पलट जाएगा डैम। बात समझ में आ रही ना? और ये पलट जाएगा तो ठीक है, तो ऐसा कब होगा? तभी होगा जब इसका वेट कम हो। वेट कम होगा तो क्या देखिए, ऐसा तभी होने का चांस है जब ये भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। ये अब ऐसे खूब बढ़ जाएगा, तो बताइए जब इनको मिलाएंगे, जब ये चीज़ें ये नीचे की तरफ अगर इसको हम ऐसे मिलाएं और इसको ले जाके इस कोने से ऐसे मिलाना शुरू करें, तो देखिए बाहर आने लगा, पूरा पूरा बाहर आने लगा। तो इसका अर्थ आप लोग क्या समझे, एक सेकंड, तो हमने कहा था कि जब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ऐसे इस टाइप से, और ये भाई साहब इसका खुद का वेट काफ़ी कम होगा, तो इनका रिजल्टेंट जो जाने लगेगा ना, वो इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, यहाँ जाने लगेगा। तो इस ये क्या हुआ, आप देखिए बाहर निकल गया। अगर वेट इसका काफ़ी ज़्यादा रहे तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर भार वाली लाइन खूब ज़्यादा नीचे तक जाए, मतलब इसका वेक्टर काफ़ी नीचे तक जाए, तो इसका जो ये अपने आप इसको क्या करेगा, इसके अंदर कर लेगा। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि अगर वेट ज़्यादा हो डैम का, तो वो क्या कर सकता है, वो इसको अपने अंदर कर सकता है ताकि वो पलटने से बच जाए। दूसरा, अब एक चीज़ आती है कि पलटना, दूसरी चीज़ आती है, मैंने बोला कि एक चीज़ तो वो पलट सकता है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाए। तो स्लाइड अगर करेगा इस लोड के कारण, इस लोड के कारण अगर स्लाइड करता है, तो इसको स्लाइड करने से बचाता कौन है? बचाएगा भाई इसके और मिट्टी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी होती है? फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है। म्यू इंटू आर आपने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पढ़ी होगी, म्यू इंटू आर। तो ये बताइए इसमें आर क्या है? ये जो आर है इसमें वो क्या होता है? ये आर रिएक्शन होता है। रिएक्शन डिपेंड अपॉन लोड, यानी अगर आप इसकी बात करें तो ये नीचे लोड काम कर रहा है ना, तो इसका रिएक्शन भी सेम वैल्यू का ऊपर काम करेगा, सेम इसी जगह पे। तो आर बढ़ने का मतलब हुआ, इस आर को बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इस आर को बढ़ने का मतलब हुआ कि उसका खुद का लोड ज़्यादा है, और अगर आर काफ़ी हाई है ना दोस्त, तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बहुत हाई होगा, और फिर ये खिसकने से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मतलब हमें पता चला कि अगर डैम का लोड ज़्यादा हो, ऐसे खूब भारी डैम हो, तो ये पलटने से भी बचा लेगा और फ्रिक्शन हाई जनरेट करके इसको सरकने यानी स्लाइडिंग से भी बचा लेगा। अब तीसरा चीज़ बचता है ये क्रैकिंग। क्रैकिंग इन द सेंस, इस फेस पर डैम के चटक जाने की संभावना भी होती है। कैसे? जब ये फेस ऐसे मुड़ने लगती तो इस पर टेंशन आता है, और हम जानते हैं कि अगर डैम का ये हिस्सा, ये जो है, इसके 1/3 में अगर लोड आए, मिडिल थर्ड रूल आपने 100 में पढ़ा होगा, इसके अंदर ही अगर ये रिएक्शन हो, ये रिएक्शन जो आर हो वो 1/3 के अंदर हो, तब भी ये क्या होगा, क्रैक से बच जाएगा। लाइक अगर कोई, आप मिडिल थर्ड रूल पढ़ा होगा, तो अगर ये इसका बीच का 1/3 हिस्से के अंदर कोई चीज़ जाती है, ऐसे बीच के 1/3 के अंदर कोई लोड लगता है, तो उससे टेंशन नहीं आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें अगर, कि अगर ये लोड बहुत ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, इस पी की तुलना में, तो ये रिएक्शन जो जाएगा वो देखिए बहुत ऐसे नज़दीक से जाएगा। समझ में आ रही होगी बात आपको? इससे क्या पता चला, अगर डब्लू हाई हो तो रिएक्शन काफ़ी नज़दीक रहेगा, और रिएक्शन की जो इसेंट्रिसिटी है, देखिए ये इसी जगह पे, यहीं तो काट रहा है इसको, और इस जगह पर रिएक्शन की इसेंट्रिसिटी की वजह से, एक सेकंड, इसेंट्रिसिटी की वजह से, इस जगह इसेंट्रिसिटी की वजह से इसके ये बाहर नहीं निकल रहा है। देखिए B/3 B/3 दिखाया हो, क्या है वो, 1/3 को दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसके बाहर नहीं जाएगा, तो फिर ये यहाँ से क्रैक भी नहीं करेगा। मैं इतना डिटेल में क्यों समझाऊँ यार, छोटा सा क्वेश्चन था,
एक ग्रेविटी डैम बनाइए और उस पर काम करने वाले विभिन्न बलों को समझाइए। तो मैंने देखिए समझा दिया है, आपने अगर समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक डैम बना देंगे आप फटाक से, एक डैम बनाएं, उस पर एक फोर्स इधर से पानी का काम करेगा, एक उसका फोर्स काम करेगा जो डैम का वेट होगा, और ये पानी का फोर्स यही पी, जो पी है ना, ये पी दिखाए, यही WH² है, और एक रिएक्शन आर काम करेगा। इधर से काम करने वाला दिखा दीजिएगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो बस यही इस पर काम करने वाले बल हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई। अब पी कितने पर काम करेगा, ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ऐसे ट्रायंगुलर होता है। तो ट्रायंगुलर होने की वजह से ये h/3 हाइट यहाँ पर दी गई है, ऐसे देखिए ये हाइट h/3 है, इसी h/3 हाइट पर P काम करेगा, W आप जानते हैं सेंटर में काम करता है, और इस P और W के कारण रिएक्शन इधर ऐसे जा रहा है अपना, वो अपना काम करेगा। तो ये बल हैं उस पर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान था। कौन कौन से बल काम कर रहे हैं देख लीजिए फटाफट। पहला है जल दाब, मतलब पानी का लोड जो है, ये उत्थापक दाब है। उत्थापक दाब मतलब लिफ्टिंग फोर्स है। लिफ्टिंग फोर्स का मतलब होता है उसके डैम के नीचे से जब पानी का प्रेशर लगता है तो डैम पर एक प्रेशर ऊपर की तरफ काम करने लगता है पानी का। पाइपिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है, और पानी का दबाव नीचे जब पड़ता है तो उस पर अपलिफ्ट फोर्स लगाता है, ठीक है। वायु दाब मतलब विंड प्रेशर होता है। हिमखंड मतलब आप जान गए, कभी जहाँ पर बर्फ़ गिरती हो उसके केस में है कि पूरा का पूरा बर्फ़ का टुकड़ा अगर टकरा जाए डैम से तो उसको हिमखंड का भार कहते हैं। ये जल तरंगों के कारण उत्पन्न दाब, इसको ज़रा समझिएगा, ये कई बार नुकसान भी करता है। जल तरंगों से उत्पन्न दाब का मतलब होता है ये पानी जो भरा है ना, इसमें कई बार तरंगें आती हैं, ऐसे पानी में लहरें आती हैं, और लहरों के कारण ना ये बहुत तेज़ डिस्टर्ब करती हैं डैम के इस फेस को, ठीक है। डैम के इस फेस को बहुत तेज़ी से ये तरंगें क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो इन्हीं तरंगों के दाब को क्या कहते हैं हम लोग, जल तरंगों का दाब, ठीक है। इनके वजह से इस डैम का ऊपरी सिरा जो फ्रंट फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है। आगे अगला क्या कह रहा है इसमें, अगला कौन सा है कि ये भूकंप के कारण दाब, भूकंप आता है तो देखिए भूकंप से तो भगवान ही बचाएं, लेकिन डैम अगर भारी रहेगा दोस्त ना, यानी ग्रेविटी डैम रहेगा, तो वो ज़्यादातर चीज़ों को रजिस्ट कर देता है, हर तरह की चीज़ों को। समझ गए बात को। आज स्वयं का प्रतिरोधी भार, मतलब डैम के खुद के वेट के कारण जो उस पर लोड लगता है उसको कहते हैं प्रतिरोधी भार, ठीक है। आप समझ गए होंगे आई होप इस चीज़ों को। अब देखिए आगे अगला क्या कह रहा है, कह रहा है जल उद्वहन की देसी विधियों की परिगणना करें, उनमें से किसी एक का स्वच्छ चित्र देते हुए वर्णन करें। अच्छा पानी, अच्छा ये इरिगेशन के लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन मतलब पानी अगर कहीं निचले लेवल पर अवेलेबल हो तो उसको उठाया जाता है। उठाने के लिए एक होता है मैकेनिकल मेथड यानी यांत्रिक विधियां, और एक होता है देसी विधियां जिनका उपयोग पुराने समय से होता आया। तो ये किसकी बात किया है, देसी विधियों की। बहुत कम चांस है कि ये आए, अब एग्ज़ाम में आए इसका बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी भाई जिस एग्ज़ाम में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए। अब बोला है जल की देसी विधियाँ कौन सी हैं, इसके लिए बोला गया है कि देखिए कौन कौन से इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं फटाफट। इस सब आपको ना एक एक बार एक एक लाइन बस पढ़ जाना है। कौन कौन सा है देखिए, टोकरी या तगाड़ी, अरे भाई इसको अब टोकरी तगाड़ी समझ गए। चमड़े उमड़े की जो ना तगाड़ी बनाई जाती थी पहले, एक कोई बांस वांस का बना लेते थे, फिर उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा देते थे, और उसमें पानी भर भर के मैनुअली 2 आदमी लगते थे और उसको उलटते थे ले जाके खेत में। मतलब ये मान लीजिए आपका सपोज करिए कि ये ना कैना, ये जो है नहर है या कोई नदी है जिसमें पानी है, आपका खेत जो है वो इस जगह पे है, तो जाहिर सी बात है इसमें से पानी जाएगा नहीं। तो खेत के लिए यहाँ पर नाली बनी होती थी जिसमें पानी खेत में ऐसे जाता था। तो इस नाली में 2 आदमी ऐसे लगते थे पूरा, इससे पानी ऐसे इसमें से, इसमें जो पानी भरा रहता था उसको उठा उठा के इस वाटर कोर्स में डालते थे, उठा उठा के इस वाटर कोर्स में डालते थे, जिससे पानी धीरे धीरे क्या होता था, रेस करके खेतों तक पहुंच जाता था। यहाँ बस इतनी बात जान लीजिए कि ये सब मैनुअल मेथड है और बड़ा ही टाइम टेकिंग मेहनत वाले मेथड है, ठीक है, जो देसी विधियाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखिएगा ज़रा इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। पहला टोकरी टगारी विधि, ढेकली, ढेकली भी उनका, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप चाहे तो इसका ना हल्का फुल्का रट्टा ले लीजिए, नाम पढ़ लीजिए। ढेकली को इंग्लिश में कुछ कहते होंगे, मुझे इसका हिंदी नाम समझ में नहीं आ रहा कि ढेकली क्या है, लेकिन ये सब आप देख सकते हैं, आपके बुक में सिंपली मिल जाएगा। नाम बस याद कर लो यार, और इसका डायग्राम सबका कभी नहीं आएगा। आपसे मुश्किल है कि ये पूछे क्वेश्चन, और पूछ भी दिया तो आपको सीधे सीधे बोलेगा कि किसी एक के बारे में बताइए, तो आपको पूरा नाम तो पढ़ लेना है।
कि सबका नाम क्या क्या है, ठीक है, लेकिन सबके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। अब देखिए घिरनी बाल्टी यहाँ लिखा गया है, चरखा बाल्टी लिखा गया है, सब व्यवस्थाएं थी बस, जिस जगह पर जो व्यवस्था चल रहा है। चरम या मोट है, ये रहट है, रहट से तो हमने खुद देखा है आंखों से अपने कि रहट मतलब वो चलाने के लिए उसमें व्यवस्था होती है, उसको मैनुअली हाथ से चलाया जाता है और पानी गिरता रहता है उठा उठा करके। ये आर्किमिडियन स्क्रू जो होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा टेक्निकल व्यवस्था भी है। ये मतलब मैनुअल तो है लेकिन थोड़ी आसान व्यवस्था है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि आर्किमिडियन स्क्रू जो होती है, 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी उठाने के लिए, 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी हो, मतलब नहर का ये लेवल देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये नहर का लेवल है और यहाँ पे खेत में पानी भेजना है इसको। तो ये जो लगी है ना, ये सिलेंडर जो लगा है, ये चीज़ यही मतलब ये इसमें कॉइल बना होता है, ठीक है। इसमें खोखले सिलेंडर के अंदर स्क्रू लगा रहता है जो उपयुक्त बियरिंग पर टिकी रहती है। सिलेंडर को पानी में इस प्रकार तिरछा लगाया जाता है, इसका निचला सिरा पानी में डूबे और ऊपरी सिरा गुल के ऊपर खुले। जब हैंडल को स्क्रू द्वारा घुमाया जाता है तो सिलेंडर में से होता हुआ पानी ऊपर चढ़ जाता है। मतलब जब ये वाला हैंडल आप घुमाएंगे ना, ये वाला, इस हैंडल को घुमाएंगे जब, तो घुमाते समय ये नीचे से पानी सीधे उठाना शुरू करता है और इस सिलेंडर में भर भर के जितना चलाते जाएंगे ऊपर से इसमें से गिरता जाएगा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आसान लॉजिक है, कभी समझाऊंगा। जैसे आपने कभी देखा होगा मैनुअल मिक्सर आते हैं, ग्राइंडर टाइप के, जिनसे आप छोटे मोटे सलाद वगैरह आपको काटना हो उनको घुमाते हैं तो वो काटता जाता है। इसी टाइप से इसमें लगा रहता है, ये पानी को नीचे से उठा करके काटते काटते ऊपर खींचता जाता है। अब इसकी बनावट ऐसी होती है, ये इस स्पाइरल टाइप का होता है कि पानी ऊपर चढ़ने लगता है, तो जितना घुमाएंगे पानी ऊपर चढ़ेगा और खेतों में पानी क्या होगा आपका, मिलने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब आगे देखिए क्या है आपका, सिंचाई नहर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझ लीजिए। सिंचाई नहर के विभिन्न अंगों मतलब एक कैनाल जो होती है उसके विभिन्न अंग होते हैं। हालांकि मैं चाहता तो ये चीज़ आपको समझाता, एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, कैनाल किसी न किसी ना नदी से निकाली जाती है। अब मान के चलिए कोई नदी इस टाइप से है, ठीक है, ये कोई नदी ऐसे बह रही है, ऐसे कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो हम लोग नदी से कोई नहर ऐसे निकालते हैं, ऐसे इस टाइप से, ऐसे नदी से नहर निकालते हैं जिसको मेन कैनाल बोलते हैं। अब नदी में से पानी कैसे नहर में आएगा, नदी जब अपना इधर बह रही थी तो कैसे आएगा, उस व्यवस्था को कहते हैं हम लोग हेड वर्क्स। हेड वर्क्स उस व्यवस्था को कहते हैं और वो क्या है अभी अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो हेडवर्क क्या व्यवस्था है आपको समझ में आ जाएगा। और अगला देखिएगा जरा, चलिए इस नहर में पानी आ गया, ठीक है, इसको कहेंगे मेन कैनाल। और मेन कैनाल जब काफ़ी बड़ी होती है तो इससे फिर एक सब कैनाल इधर भी निकल सकती है, इधर भी निकल सकती है, और भी जैसी ज़रूरत हो। इससे कोई सब कैनाल निकली, यानी जिसको ब्रांच कैनाल भी कह सकते हैं इसको। मतलब देखिए इसमें लिखा है सिंचाई नहर के विभिन्न अंग, मतलब जो कैनाल होते हैं उसके विभिन्न अंग क्या क्या हैं, तो इसको समझिएगा ज़रा। यहाँ पे इसमें अंग में पहला चीज़ होता है जो यहाँ पर बना होता है ना, इस सिस्टम को, ये तो नदी है जो आ रही थी, इस सिस्टम को हेडवर्क कहते हैं। हेडवर्क के बाद मेन कैनाल, मेन कैनाल के बाद ये दोनों हो गई ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल से फिर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती हैं, जो पत्ती पत्ती देखते हैं जिसको छोटी नहर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं इनको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी में भी सब डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं और उन सब डिस्ट्रीब्यूटरी में फिर बनाए जाते हैं आउटलेट यानी मोंगे। मोंगा का मतलब होता है जहाँ से खेतों के लिए पानी निकाला जाता है। एक चीज़ इसमें समझ लीजिएगा आप, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक, जब यहाँ पर कोई नदी ऐसे जा रही है, यहाँ पे कोई नदी ऐसे जा रही है तो उसमें से जो नहर निकले वो मेन कैनाल होगी, हेड वर्क होगा, लेकिन मेन कैनाल से भी सीधा खेतों तक पानी पहुँचाया जा सकता है। ये सब जो मेन कैनाल के बाद ब्रांच कैनाल है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, सब डिस्ट्रीब्यूटरी है, फिर वाटर कोर्स है, ये सब चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मेन कैनाल होगी, आउटलेट होगा ये, और वाटर कोर्स होगा, ये फिक्स है। जैसे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ये थी आपकी नदी, नदी से निकली मेन कैनाल, मेन कैनाल से एक या दो जितनी ज़रूरत हो ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी यानी छोटी नहर, और सब डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब उससे भी छोटी नहर। अब इसमें इस नहर के साइड में ऐसे होल बना करके
इससे जो नाली निकलती है, नाली जिसको हम कह रहे हैं, नाली ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कैनाल नहीं है, छोटी सी नाली है जो सीधे खेतों तक पानी लेके जाती है। आपके खेत में पानी पहुंचाना है, अगर आपको आपको अपने खेत में पानी पहुंचाना है तो आप आपके खेत तक जो बगल से आपके नहर गई है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो, ब्रांच हो, चाहे मेन कैनाल हो, उनसे आप मोंगा ले सकते हैं। और मोंगा क्या होता है, आउटलेट मतलब नहर के साइड में, जैसे ये नहर आपका है, सपोज करिए ये नहर का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, तो उसके साइड में एक ऐसे होल बनाया जाता है। साइड में होल कैसे बनाया जाता है, इसको देखिएगा, ये साइड का होल है, ठीक है, साइड में होल बन गया इसके, और साइड में जब होल बनेगा तो इस होल से पानी इसमें ऐसे गिरने लगेगा, ठीक है, इस होल से पानी इसमें ऐसे गिरने लगेगा और ये होता हुआ इससे जाने लगेगा। तो इस होल को, जो ये होल बनता है ना साइड में ये वाला, इसको हम लोग आउटलेट या मोंगा बोलते हैं। तो मोंगा मतलब नहर के बैंक में किया गया वह होल जिससे पानी गुलों तक पहुंचता है। गुल मतलब वाटर कोर्स। एक चीज़ जान लीजिए, जितना भी ये कैनाल का जो जाल बिछा है ना, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो बिछाती है, लेकिन गुल जो बनता है वो किसान अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो गुल में जितना पानी लेंगे अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए, उनका उनको पैसा भी देना पड़ेगा। गुल के मतलब मोंगा अगर आप बड़ा चाहते हैं तो आपको डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, मोंगा कम चाहते हैं तो आपको डिस्चार्ज कम मिलेगा। अर्थ ये निकल रहा है इसका कि मोंगे का चार्ज लगता है, मोंगा जितना बड़ा आप चाहिए उसी के हिसाब से आपको पानी का चार्ज देना पड़ेगा। सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फटाफट झटके में समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेडवर्क होता है मुख्य नहर, शाखा नहर, रजवाहे या वितरिका, उपवितरिका, गुल, ठीक है ना। क्या होते हैं इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, एक बार पढ़ जाइएगा रोक करके स्क्रीन को, सब समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि बैराज का स्वच्छ चित्र बनाएं तथा उसमें विभिन्न अंगों को समझाएं। बैराज होता क्या है दोस्त, बैराज को समझने के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि अभी हमने आपसे बोला कि जो नहर होती है, जो नदी होती है, ये नदी है ना, तो नदी को साइड से कैनाल निकाली जाती है। तो उसके लिए अच्छा बैराज को समझना है तो पहले हम इसके आगे वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। बैराज क्या है अभी समझ में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन पहले देखते हैं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको आगे एक क्वेश्चन समझाते हैं तो बैराज अपने आप समझ में आता है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, अभी देखिए हम दूसरा का जो है वो कर रहे थे, सीधे चौथे पर चले आए, ठीक है। चौथे पर चले आए तो क्या हुआ जरा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को उत्तर दीजिए। पहला बोला नहर शीर्ष कार्य यानी कैनाल हेड वर्क के सामान्य विन्यास यानी लेआउट का चित्र खींचें, चित्र में विभिन्न घटकों के नाम अंकित करें, और बस इतना ही बोलता है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 10 नंबर का आया होगा, ये जान लीजिए आप। तो इसका मतलब समझिए दोस्त, ये है नदी, जो ये दिख रहा है ना, ये है नदी, समझ में आ रही बात, नदी का डायरेक्शन आपको समझ में आया। अब बताइए नहर इसके बगल से निकल रही है, ये है कैनाल, ये है नदी। तो बताइए नदी अपना जा रही है, और नदी अक्सर जमीन ढालू जगह पर होती है, नीचे होती है, और खेत जो होते हैं ऊंचाई पर होते हैं। आपका जो भी नदी होगी, नदियों का पानी जब बढ़ता है तो देखते हैं अगल बगल खेतों में फैल जाता है। इसका मतलब अगर नदी से खेतों तक पानी लाएं तो उल्टा पड़ेगा हमको, खेतों का पानी बह के नदी में जाता है, नदियों का पानी खेतों में नहीं आता है। लेकिन नदियों के पानी को कैनाल यानी नहर के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए देखिए क्या व्यवस्था, इसी व्यवस्था को कहते हैं कैनाल हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क डाइवर्जन का मतलब होता है कि नदी के पानी को नहर में मोड़ना। अब देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये नदी है भाई साहब, ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक दीवार बना दी, पूरा नदी का पानी गया रुक, और इस दीवार के वजह से नदी का पानी तो रुक गया, अब इधर पानी आना बंद हो गया, पूरा इधर पानी की सप्लाई रुक गई। लेकिन इधर पानी की ऊंचाई बढ़ने लगी, इधर पानी की ऊंचाई क्या हुई, बढ़ने लगी, मतलब पानी का लेवल अप होने लगा, और अप होते होते दीवार के ऊपर से क्रॉस करके गिरने लगा इस तरफ, दीवार के ऊपर से क्रॉस करके इस तरफ पानी क्या हुआ, गिरने लगा। एक चीज़ जान लीजिए कि जब इसको मैं बोर्ड पे जब समझाऊंगा ये लेफ्ट चैप्टर पढ़ाते समय तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल हल्का समझने का प्रयास करिए। मतलब नदी चुपचाप अपना जा रही थी, मनुष्य चाहता था कि पानी हमें मिलने लगे, वो नदी को बीच से ऐसे रोका। अब पानी इधर से आया, बहुत झटका लगा पानी का, अगल बगल झटका देने लगा पानी, मतलब
दीवारों पर पानी का दाब क्या होगा? अरे भाई बढ़ने नहीं लगेगा, किनारे 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 बढ़ेगा तो पहले उतने दूर को इंसान पक्का कर देता है, मतलब नदी को उतने दूर तक क्या करता है वो पक्का कर देता है पूरा। पक्का मतलब दीवार यानी विंग वाल वगैरह बना करके सेट कर देता है। ये देखिए डाउन स्ट्रीम लिखा है, ये अप स्ट्रीम है, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब जिधर से पानी आता है, डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर को पानी जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो ये बनाया गया है पूरा क्रॉस सेक्शन, वो किसका हिसाब बनाया गया है समझिएगा ज़रा। बस इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब जब दीवार बन जाएगी, दीवार जब बन जाएगी और इसमें पानी का लेवल उठ जाएगा तो पानी इधर साइड में जाने लगेगा। और कैनाल हम इधर बनाए ही हैं, जो हम कैनाल इधर बनाए हैं और साइड में पानी जाने लगेगा तो हम पानी को इधर जाने देंगे, जाने देंगे इधर। इसी पानी को डाइवर्ट किए हम इधर की तरफ, इसी को कहते हैं हेड वर्क डाइवर्जन। ये दीवार काफ़ी ऊंची होती है, इस दीवार को वियर या बैराज कहते हैं। वियर या बैराज का काम क्या है? पानी देखिए, डैम में और वियर बैराज में अंतर है दोस्त। इसी तरीके से डैम भी बीचों बीच बना दिए जाते हैं नदी के, लेकिन इनमें अंतर क्या है? डैम कभी भी पानी को डाइवर्ट नहीं करता है, बल्कि वो पानी को स्टोर करता है। यानी मेन फंक्शन ऑफ डैम इज टू स्टोर वाटर फॉर इमरजेंसी और एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब वार्षिक जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए या फिर पानी को स्टोर करने के लिए डैम का यूज होता है। लेकिन पानी की दिशा को मोड़ने के लिए या अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बियर और बैराज का। तो डैम और बियर बैराज में अंतर क्या हुआ? बियर बैराज अप स्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ाते हैं, जबकि डैम पानी को स्टोर करता है। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर हो गई बात? तो क्लियर हो गई तो आगे समझिए। अब इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखा दूं कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। पहले मेन डायग्राम 3D में मैं आपको दिखा दूं, इसको समझ लीजिएगा ज़रा। इसको समझिए आप, देखिए इस डायग्राम को देख रहे हैं, ये पूरी नदी है दोस्त, ये नदी है। और यहाँ देखिए एक दीवार थी, ये पूरी ढक गई है दीवार। पानी इसके ऊपर से देखिए फ्लो करके नीचे जा रहा है, गिर रहा है पूरा तेजी से। लेकिन अब तो पानी का लेवल काफ़ी इस जगह पर, जो ये जगह है इसमें पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है। तो उसके वजह से देखिए ये पानी इधर की तरफ आने लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में पानी आ रहा है। देखिए अगर ये दीवार यहाँ ना बनी होती ना, ये जो दीवार है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एक दीवार थी जो ढक गई है, इसके ऊपर से ऐसे पानी आ रहा है, दीवार यहाँ बनी हुई है। इस दीवार की वजह से क्या हो रहा है? पानी का लेवल इस जगह पे काफ़ी उठा है और इस डायरेक्शन में पानी पूरा, देखिए ये कैनाल निकलने लगी आपकी पूरी की पूरी, ये कैनाल पूरी इधर की तरफ निकलने लगी। और निकलने की वजह से देखिए इसमें इसी लेवल पे पानी रहा होगा। आखिर कैनाल में देखिए पानी का लेवल क्या है, काफ़ी नीचे है कैनाल में पानी का लेवल, लेकिन यहाँ पानी का लेवल देखिए कितना हाइट है। तो इस सब से क्या अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है, किस डायरेक्शन में? कैनाल के डायरेक्शन में। तो बियर बैराज क्या होता है? बियर में पानी हमेशा ऊपर से जाता है, मतलब ये वियर अगर होगी तो वियर में पानी दीवार को क्रॉस करके उसके ऊपर से फ्लो करने लगता है। लेकिन बैराज में कभी पानी उसके ऊपर नहीं जाता है, बल्कि बैराज एक ऐसी दीवार इतनी ऊंची होती है कि पानी का लेवल तो ऊपर उठता जाता है, लेकिन जब उसको खोलना होता है बैराज को तो नीचे फाटक होते हैं। मतलब नहर को चालू करना है तो बैराज को खोल दो, और नहर को बंद करना है। देखिए यहाँ पे अगर यहीं पर अभी मैं समझा देता हूँ, पहले वियर समझ में आ गया आपको? यहाँ पर जो दीवार बनी है ऐसे, उसी दीवार को वियर कहते हैं। और यहाँ से साइड से जो पानी आ रहा है यही डाइवर्ट होकर आ रहा है, इसी पूरे व्यवस्था को हेड वर्क डाइवर्जन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो अब ज़रा यहाँ आइए दोस्त, मैंने एक डायग्राम इसका लिया है हेड वर्क डाइवर्जन का, इसको समझिएगा ज़रा। हेडवर्क डाइवर्जन का डायग्राम लिया है मैंने। तो बस कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर ये है आपका, ये विंग वॉल है पूरी आपकी, गाइड बैंक है। नदी का पानी यहाँ से फ्लो करता हुआ इधर जा रहा है, नदी का पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। और जब इधर की तरफ गया नदी का पानी तो देखिए हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर एक दीवार बैराज या बियर बना दिया गया। बनाने के बाद यहाँ पर एक डिवाइडिंग वॉल बनाई जाती है, जिस साइड से कैनाल निकालना, जैसे अगर कैनाल इधर निकालनी होती इस साइड में तो डिवाइडिंग वॉल इस साइड में ऐसे बनती।
ये डिवाइडिंग वॉल बनती है। डिवाइडिंग वॉल से ये होता है, देखिए जब पानी इधर से बहुत तेज़ी से आ रहा है इस टाइप से, ठीक है, पानी इस टाइप से बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो अचानक देखिए ये छोटा हो गया ये एरिया, उधर काफ़ी चौड़ा था, तो बड़े को जब छोटे में लाते हैं तो पानी का वेग बहुत बढ़ जाता है, और पानी का वेग जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ इस जोन में बड़ी हलचल मच जाती है। आप ही सोचिए, कभी पाइप से पानी गिर रहा और उसका आप मुंह जो है आगे उसको दबा दीजिए, यानी छोटा कर दीजिए, तो जहाँ पे पानी में ना जो जो उसका एरिया छोटा होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके वजह से नुकसान क्या है, उसके वजह से नदी में घुली हुई जो सिल्ट होती है ना, सिल्ट, वो सिल्ट जो है ना, जैसे बालू, छोटा पतला बालू का जो कण होता है, बालू और सिल्ट में अंतर है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो बालू का है ना उसमें हलचल मचती है, और हलचल मचने की वजह से कैनाल में बालू भी जाने लगता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि इधर बियर तो बनाए पूरा, लेकिन इधर एक ऐसे दीवार बनाए ताकि पानी ना इसमें आए, हलचल तो मचे, लेकिन इस जोन में पानी में हलचल ना रहे। इस जोन को हम लोग स्टिल पॉन्ड बोलते हैं, यानी शांत कुंड बोलते हैं। शांत कुंड मतलब इसमें पानी की गति जो होती है इस जोन में, जो पानी की गति होती है ना इस वाले क्षेत्र में, पूरे इस दीवार के अंदर वाले क्षेत्र में पानी की गति बहुत कम होती है। इसकी वजह से कैनाल में ऊपर ऊपर का पानी चुपचाप चला जाता है, और उसमें सिल्ट कम मात्रा में जाती है। हालांकि सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी आगे लगे होते हैं जो सिल्ट को कैनाल से बाहर करते हैं। जानते हैं, ज़िंदगी में समस्याएं कम नहीं हैं, और कैनाल निकालते हैं ना तो सबसे बड़ा बवाल होता है कि हम नहर में पानी तो चाहते हैं, लेकिन नदियों से आने वाली सिल्ट नहीं चाहते हैं। सिल्ट कुछ मात्रा में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो सिल्ट होती है उसमें कुछ ऑर्गेनिक सिल्ट होती है, और ऑर्गेनिक सिल्ट हेल्प्स टू ग्रो ऑन द क्रॉप्स। मतलब ऑर्गेनिक सिल्ट जो होती है वो फसलों को ग्रो करने में मदद भी करती है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि ऑर्गेनिक सिल्ट बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अगर सिल्ट, आप ही सोचिए, कभी नदियों के किनारे देखें कितना बालू होता है, वो बालू अगर नहरों से होता हुआ खेत में चला जाए तो कितना बवाल करेगा, आपको आइडिया है उसका। तो हम चाहते हैं कि नहर में पानी तो आए लेकिन सिल्ट की मात्रा कम से कम हो, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्ट एक्सट्रैक्टर लगाते हैं। ये अलग से चैप्टर है, सिल्ट एक्सट्रैक्टर, उसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आपने ये देख लिया कि हेडवर्क में होता क्या, हेडवर्क के पार्ट कौन कौन से हैं, तो पार्ट को ध्यान से समझ लीजिए फटाक से। अब एग्जाम वाला बात कर लेते हैं। ये हुआ बंधु आपका बियर, बियर मतलब वो दीवार। इसमें हुई ये पार्टीशन या डिवाइडिंग वॉल। इसमें ये जो बेफल किया गया ना, बेफल ऐसे इस टाइप से, उसको फिश लैडर बोलते हैं। फिश लैडर मतलब होता है मत्स्य सीढ़ी। मत्स्य सीढ़ी का मतलब होता है, देखो यार तुमने दीवार तो उठा दी, अब ये दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि इधर से जो नदी में मछलियाँ भी होती हैं, बड़ी छोटी कई टाइप की, ये मछलियाँ जब फटाक से दीवार के ऊपर से गिरेंगी खटाक से नीचे यहाँ पे ना, तो मछलियों को झटका लगता है या फिर काफ़ी हद तक नुकसान होता है, और उनका प्रोडक्शन, एक तरह से मछली भी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, और हेडवर्क भी बड़ा मुद्दा है। तो इनके लिए यहाँ पे सीढ़ी बनाई जाती है। सीढ़ी ऐसी कि जो मछलियाँ हों अपना रास्ता ऐसे बना बना के ऐसे इधर उधर करते, यानी इस जोन में ना मछलियाँ अपना जिगजैग मोशन करते हुए निकल करके इस पार आ जाती हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये फिश लैडर मतलब मत्स्य सीढ़ी होता है, जो मछलियों की सुविधा के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप इसके सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए होंगे तो अब आगे देखिए, ठीक है, हम लोग किस क्वेश्चन पर थे। तो अब आपको ये डायग्राम चौथा नंबर वाला समझ में आ गया होगा पूरा। तो चौथे क्वेश्चन का ए नंबर कर चुके हैं हम लोग, एक्चुअली थे दूसरे वाले पे। क्यों आए, क्योंकि हम बैराज वाला क्वेश्चन देख रहे थे। तो बियर हो या बैराज, बस अंतर क्या है देखिए, इसमें देखिए पानी का लेवल यहाँ है ना, बियर में ये होता है कि जब बढ़ने लगता है ना तो ऊपर से फ्लो करता है। बैराज में कभी पानी ऊपर से फ्लो नहीं करेगा। जब नहर उसके साइड से निकलेगी तो नीचे देखिए गेट लगा रहता है, ऊपर यहाँ पर देखिए यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर को घुमाएंगे तो ये गेट ना अपने आप ऊपर उठ जाता है, ये गेट अपने आप ऊपर उठता है, और नीचे से पानी क्या होता है इसमें से निकलने लगता है, ठीक है। तो इसका लेवल अपने आप नीचे आने लगता है। तो कहने का मतलब होता है, और बैराज के बगल में अक्सर देखिए यहाँ पे रोड बनी होती है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो डायग्राम है क्रॉस सेक्शन है। इसके एल डायरेक्शन में देखिए ये रोड बनी हुई है पूरी। तो इसके लंबाई की दिशा में अगर आप चले जाएंगे, ये क्रॉस है, लंबाई में रोड होती है। क्यों रोड होती है, क्योंकि हम जानते हैं पानी कभी ऊपर आएगा ही नहीं, तो इसके अगल बगल में हम लोग रोड
ये रोड जो होती है वो इसके इंस्पेक्शन के लिए होती है, बैराज को मतलब चलाने के लिए, कि सही ढंग से ये काम करे, इसके लिए ये रोड बनाई जाती है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बस बैराज और वियर में क्या अंतर होता है? वियर केवल एक दीवार होती है जिसका काम अप स्ट्रीम में पानी के तल को बढ़ाना है। बैराज का भी काम वही है, लेकिन बशर्ते अंतर क्या है कि वियर में पानी ऊपर से होके बहता है और बैराज में पानी नीचे फाटकों से पास होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से? तो चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा का स हो चुका था, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला करा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तीसरा करा कूप की क्षमता यानी इल्ड ऑफ वेल। अगर आपने इरिगेशन का जितना मैंने पढ़ाया अगर उतना भी पढ़ा होगा तो आपको कुएं की लब्धि यानी इल्ड ऑफ वेल समझ में आ रहा होगा। इल्ड ऑफ वेल का मतलब होता है किसी कुएं के पानी देने की क्षमता। एक कुएं से एक निश्चित दर से पानी लिया जाए जिससे उसके टेबल में कोई परिवर्तन ना हो, वाटर टेबल में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम लोग कुएं की लब्धि कहते हैं, ठीक है। अगर एक कुएं से 1 सेकंड में 5 लीटर पानी निकाल रहे हैं हम लोग, और वो पानी लगातार निकालते रहने से भी उसके लेवल में कोई कमी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कुएं की जो इल्डिंग है यानी लब्धि है उसकी, वो 5 लीटर पर सेकंड है। कुएं की लब्धि ज्ञात करने के लिए हमने वीडियो बना रखा है, उसको उसको आप जा करके इरिगेशन वाले चैप्टर में ध्यान से देख सकते हैं कि दो तरीके से बोला है ना कि इसमें दो भागों को उत्तर, लब्धि क्या है और ये जो कुएं की प्राप्ति यानी इल्डिंग ज्ञात करने की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से समझाइए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इल्ड ऑफ अ वेल? तो आप जानते हैं पहला विधि होता है पंपन विधि, दूसरा रिक्यूपरेटिंग सिस्टम यानी रिक्यूपरेटिंग मेथड। दोनों ही हमने अपने उस पर चैनल पे समझाया है। थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करें तो प्लीज़ उसको वीडियो को जाके देख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर जाएंगे और वीडियो को देख लेंगे। कुएं का निकालने का ना बहुत आसान तरीका है वो। अब यहाँ डिटेल समझाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बस इतना जानिए कि पंपिंग करने का मतलब होता है। अब डिटेल बताने लगूंगा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अभी जो इल्डिंग ऑफ वेल जो है उसके थंबनेल बना होगा, आप उसको देख लीजिए इरिगेशन में, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए ज़रा इसमें क्या कह रहा है। कुएं की लब्धि हम लोग निकाल लेंगे यहीं से, कुएं की लब्धि निकाल लेंगे। आगे कह रहा ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड में संबंध। अब ये भी बताना पड़ेगा हमको कि ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध क्या है और उनमें संबंध व्युत्पन्न करें। जाहिर सी बात है, हमने आपको ये चैप्टर शुरू में ही पढ़ा है, उस पर पर्याप्त न्यूमेरिकल लगवाए हैं। पर्याप्त न्यूमेरिकल का मतलब हुआ मैं इस पेपर में वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो देखिए मैंने नहीं पढ़ाया था, उसको बहुत डिटेल में मैंने बताया। डैम क्या है, बैराज क्या है, हेडवर्क क्या हो, मैं समझा चुका हूँ। अब कहेंगे ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, तो इस पर राम कहानी मैं सुना चुका हूँ, प्लीज़ लेक्चर जाके देख लीजिए। यहाँ समय बर्बाद करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्या है ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड? यहाँ से फार्मूला देखिए लास्ट में डिराइव कर दिया है। ये फार्मूला इसने लास्ट में डिराइव कर दिया और ये सब पर मैं बहुत न्यूमेरिकल लगा चुका हूँ। प्लीज़ ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, नहीं तो इसमें मैं इसी वीडियो में इसकी लिंक दे दूंगा नीचे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा अगला क्या है टॉपिक, क्या कह रहा है भाई। विभिन्न प्रकार के वर्षा मापकों का विवरण दे। बताना पड़ेगा कि वर्षा मापक क्या होते हैं। किसी भी जगह पर रेन गेज यूज किए जाते हैं जो वहाँ पर वर्षा की मात्रा को समझाते हैं। मैंने बताया था एक नॉन रिकॉर्डिंग होते हैं ऑर्डिनरी टाइप के, एक रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग मैंने इसको भी डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन आप जान लीजिए कि साधारण जो होता है वो 24 घंटे में वर्षा की मात्रा तो बता देता है, लेकिन किस घंटे बारिश तेज हुई किस घंटे नहीं हुई ये चीज़ें नहीं बता पाता है। जबकि जो ये वाला है स्वतः अभिलेखी जिसको बोल रहा है, ये स्वतः अभिलेखी का मतलब क्या होता है? ये स्वतः अभिलेखी का मतलब, एक सेकेंड, स्वतः अभिलेखी का मतलब होता है ये सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है, और ये वाला ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो सेल्फ रिकॉर्डिंग वाले का प्लस पॉइंट ये होता है, जैसे आज 8 बजे इसको शुरू किया गया रीडिंग लेना, तो आज 8 से कल 8 के बीच में टोटल बारिश कितनी हुई, कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर, वो भी बताएगा। और साथ साथ ये भी बताएगा कि कब बारिश ज़्यादा और कब बारिश कम हुई थी। लेकिन ये केवल इतना ही बताता है कि कितनी बारिश हुई, ये नहीं बताता है कि कब कितनी ज़्यादा या कम बारिश हुई, ठीक है। इसमें जो बोला है कि इनके विभिन्न प्रकार के वर्षा मापकों का विवरण विवरण दें, तो विभिन्न प्रकार में ये जो बताया गया है कि स्वतः अभिलेखी, स्वतः अभिलेखी के 3 टाइप होते हैं। उन तीनों टाइपों को यहाँ समझा दिया, तीनों टाइप कौन कौन से उनको समझा दिया गया है। तीनों टाइप देखिए, टिपिंग बकेट है और सॉरी
टिपिंग बकेट है, तुला प्रकार का वर्षा मापी है और प्लॉ प्रकार का। साधारण में देखिए मैंने बताया था कि ये जो साइमंस रेन गेज है उसका हम लोग यूज करते हैं, तो उसका डिटेल मैंने डायग्राम बना के भी आपको समझाया था। ये आंसर पर मत जाइए आप, देखिए बोला विभिन्न प्रकार के वर्षा मापकों का वर्णन विवरण, तो विभिन्न में साधारण भी आएगा और वो भी आएंगे, तो आप दोनों को समझाइएगा। लेकिन ये केवल किसको समझाया, नीचे आपका रिकॉर्डिंग टाइप यानी स्वतः अभिलेखी को समझाया है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा होता है जरा देख लीजिए। टिप स्वतः अभिलेखी का मतलब क्या होता है भाई, आप यहाँ से समझिए ज़रा। बोला गया है इसमें, ध्यान दीजिए, बोला गया है टिपिंग बकेट, यानी इसमें एक बकेट लगी होती है जिस पर टिप टिप करके पानी गिरता है। कैसे गिरता है अभी समझ में आ जाएगा। फिर तुला मतलब उसमें एक तुला मतलब बैलेंस लगा होता है और प्लॉ मतलब फ्लोट लगी होती है। तीनों को हम लोग फटाक से समझ लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में बंधु, बस सीधे ये समझना क्या कह रहा है, ठीक है। चलो आओ नीचे देख लेते हैं। पहला उसने क्या बोला है, टिपिंग बकेट। तो टिपिंग बकेट में इसको ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है ये। टिपिंग बकेट में कह रहा है कि पानी देखिए जब बारिश होती है तो इसमें गिरता है, ठीक है। पानी बारिश का गिरा और ये जो छोटी सी यहाँ बकेट लगी है ना, ये पहले टिप 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 करके भरती है, फिर पलट जाती है नीचे, फिर भरती है, फिर पलट जाती है। तो उससे होता ये है कि नीचे जो ये जार रखी है, बॉटल रखी है नीचे ना, ये उसी बाल्टी से भरता जाता है। एक बात बताइए, अगर इसमें टोटल 24 घंटे में जितना पानी इसमें इकट्ठा होगा, इसमें जितना पानी 24 घंटे में इकट्ठा होगा वही तो बारिश की मात्रा होगी। ये तो इसने बता दिया, लेकिन ये कहाँ बताया कि किस घंटे ज़्यादा हुआ या कम। लेकिन जब ये भरता है दोस्त ना, जब बारिश तेज होती है तो ये तेज से पलटता है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ ना एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, एक स्प्रिंग देखिए यहाँ पे, रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड डिवाइस। मतलब जब ये बाल्टी धीरे बारिश होगी ना तो आराम से भरेगी फिर पलटेगी, फिर भरेगी फिर पलटेगी। बारिश तेज होगी तो टिप टिप करके बहुत तेज़ी से भरने लगती है। तो जब ये जल्दी जल्दी पलटती है तो ये रीडिंग दिखाने लगता है तेज तेज वहाँ पे ग्राफ पर, और जब ये धीरे धीरे पलटती है तो ये कम दिखाता है। टोटल कलेक्ट कितना हो रहा है वो तो इसमें पता चलेगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ये बताती है कि कब बारिश तेज हो रही थी और कब स्लो हो रही थी। समझ में आ गया होगा बात, टिपिंग बकेट। अब देखिए जो दूसरा वाला है आपका, वो तुला प्रकार का यानी बैलेंस टाइप का है। बैलेंस टाइप में कुछ नहीं है, बस इसमें भी वही कहानी है कि देखिए ऊपर से पानी इसमें भी टिप टिप करके गिरेगा, लेकिन इस टैंक में इकट्ठा होगा। किस टैंक में, देखिए इस टैंक में पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। इकट्ठा होगा तो नीचे स्प्रिंग पर प्रेशर पड़ता है, क्लियर है। पानी इकट्ठा इसमें होगा तो कितना तेजी से इकट्ठा, आप यही सोचिए कि इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ, जब जब तो स्प्रिंग पर दाब बढ़ने लगता है। स्प्रिंग पर जैसे जैसे दाब बढ़ेगा ना, जैसे मान लीजिए अभी बहुत तेज़ी से बारिश हुई तो स्प्रिंग पर दाब बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ये तुरंत यहाँ नीचे देखिए इसके साथ में इस स्प्रिंग पर दाब लगेगा तो ये इसको रिकॉर्ड करता है। और ये पेन देखिए इसके साथ में, अगर आप ध्यान देंगे, स्प्रिंग दबती है तो इसके साथ में एक पेन लगा है जो इधर ग्राफ खींचता है, ठीक है। अगर तेज़ी से स्प्रिंग दबेगी तो वो बहुत ज़्यादा डाउन अप करता है पेन। मतलब ये जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करने लगेगा ऐसे, तेज़ी से स्प्रिंग भरेगी तो। और जब धीरे धीरे बढ़ती है तो बड़ा आराम से ये ऊपर नीचे करता है। इसके साथ ड्रम लगा रहता है, ये रोलर घूमता रहता है और ये पानी इसमें भरता रहता है, तो ये पेन इस पर ऊपर नीचे कर्व खींचता रहता है। तो इसको कहते हैं बैलेंस टाइप का। ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी रेन को रिकॉर्ड करता है कि कब कितना हो रहा है। तीसरा जो होता है वो फ्लोट टाइप का होता है। फ्लोट टाइप को देख लेते हैं हम लोग क्या है। फ्लोट टाइप में भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा अगर समझ लिया आपने तो सही है। देखिए यहाँ से टिप टिप करके पानी भरेगा, पानी भरेगा तो इसमें ये होती है फ्लोट। फ्लोट मतलब जो चीज़ पानी पे तैर सकती है उसको फ्लोट बोलते हैं। जब पानी इसमें भरने लगता है तो ये फ्लोट ऊपर उठती है। और जब फ्लोट ऊपर उठेगी तो बताइए क्या होगा, आप ही बताइए। यहाँ पर फ्लोट से पेन एक जुड़ा हुआ है और पेन इधर ग्राफ खींचना शुरू कर देगा। तो जैसे तेज़ी से पानी बढ़ता है तो ये ग्राफ काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। पानी अगर धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये उठ रही है, तब ये ग्राफ का सिस्टम दूसरा रहता है। जब ये फ्लोट से पूरा पानी भर जाता है ना, तो ये पानी इधर से साइफन जब इसमें से एक्टिव होता है, साइफन क्रिया से सीधे नीचे हो जाता है। अब साइफन क्रिया क्या होती है इसको भी डिटेल में समझना है। कैनाल में साइफन को पूरी तरीके से कि क्या होता है, इसको आप पीएचई में भी ज़रूरत है। साइफन क्रिया को आप सिंपल में घरेलू भाषा में आपको समझाता हूँ। कभी देखे हैं पेट्रोल पंप वाले जब
पेट्रोल पंप नहीं कहेंगे, जैसे आपकी बाइक में पेट्रोल है, आप उसको पतली पाइप डाल के चाहें तो मुंह से आप खींचते हैं और पेट्रोल फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो एक बात बताइए, जब मुंह से आप एयर टाइट करके उसको खींचे थे तो टंकी से पेट्रोल बाहर आने लगा कैसे? टंकी नीचे थी, पानी पाइप कभी आप उसमें अगर धंसाते तो क्या अपने आप ऊपर चढ़ता? लेकिन जब आप एक बार मुंह से खींच लिए तो फिर वो वापस तेल उसी के रास्ते जो है, ऑयल जो है आपका आने लगा, ऊपर उठने लगा। तो इस क्रिया को ही साइफन क्रिया कहते हैं। साइफन क्रिया वो क्रिया होती है जिससे पानी अपने आप अपना लेवल छोड़ के ऊपर उठ करके गिरने लगता है। तो साइफन क्रिया से ये खाली भी हो जाता है, ठीक है। ये इस वाले ऑटोमेटिक ग्राफ की विशेषता है। तो आई होप हम आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो रहा है और इसमें अभी टॉपिक बहुत सारे बचे हुए हैं और मैं उसको अगले वीडियो में कवर करता हूँ। तब तक आप लोग इस यहाँ तक देखिए, हुआ है कहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग का बात हुआ है अभी तक, किस तक देख लीजिए ज़रा ध्यान से। सॉरी, काफ़ी टॉपिक अभी बचे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें डील किए हैं अभी तक, बाकी डील किए भी नहीं है। तो तीसरा का स हो चुका है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कौन सा है, सीधे सीधे चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जिसको मैं अभी डील करा भी चुका हूँ, लेकिन चौथा पांचवा मैं इसके बाद डील कराऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी खींच रही है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छे लाइक्स कमेंट आते हैं तभी अगला वीडियो अपलोड होगा। तो फटाफट चेहरे पर ग्लो बना रहेगा, इसलिए अपने चेहरे के ग्लो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।